सरकारी टेलीकॉम कंपनियों बीएसएनएल और एमटीएनएल की लगातार बिगड़ती सेहत सरकार के लिए गंभीर चिंता की वजह बनी हुई है। संसाधन और तकनीक में बेहतर और 5 साल पहले तक सरकार के लिए कमाई करने वाली बीएसएनएल और एमटीएनएल आज घाटे का शिकार हैं। सरकार ने अब इन टेलीफोन कंपनियों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज राज्यसभा में बताया कि अगले 5 साल में इनमें 39,468 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसी पर है आज की हमारी पहली खबर। बीएसएनएल और एमटीएनएल देश के सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचने वाली टेलीफोन कंपनियां हैं। बीएसएनएल के नेटवर्क की पहुंच देश के दूर दराज और ग्रामीण इलाकों तक रही है। वहीं एमटीएनएल महानगरों में सेवाएं देती है, लेकिन 5 साल पहले तक फायदे में रहने वाली ये कंपनियां आज बदहाली का शिकार हैं और इनकी माली हालत काफी खराब है। इन कंपनियों की स्थिति को लेकर सरकार काफी गंभीर है। सरकार बीएसएनएल और एमटीएनएल टेलीफोन कंपनियों को फिर से चमकाने की तैयारी में है। The government proposes to invest 39,468 crores in the coming 5 years. The government is going to install 24,476 BTS all over the country by next year end to ensure their efficiency as far as transmission is concerned, sir. The government is also introducing on a war footing the conversion of landline network to latest internet network. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने ये जानकारी राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूछे गए सवाल पर दी। एनसीपी के सांसद डीपी त्रिपाठी ने सरकारी टेलीफोन कंपनियों की आर्थिक स्थिति के बारे में सवाल पूछा था। उन्होंने जानना चाहा कि सरकार हालत सुधारने के लिए क्या कदम उठा रही है। What were the recommendations of the group of ministers which were formed on 17th April 2013 and whether the government has implemented or not? What are you doing? Which steps you are taking to ensure that these loss-making PSUs are brought on the profit mode? बीएसएनएल 5 साल से लगातार घाटे में है। 2013-14 में यह आंकड़ा 7,085 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। वहीं एमटीएनएल का घाटा 5 साल में बढ़कर 2012-13 में 5,321 करोड़ तक पहुंच गया। पिछले 3 सालों में बीएसएनएल की कमाई में 11.67% की कमी आई। वहीं एमटीएनएल की कमाई भी करीब 24% रही। हालांकि पेंशन देनदारियों के प्रावधान और स्पेक्ट्रम लागत में बदलाव से एमटीएनएल ने 2013-14 में 7,825 करोड़ का फायदा दिखाया। सरकार ने साफ किया है कि उसका मकसद इन कंपनियों को निजी कंपनियों के मुकाबले लाना है, जिसके लिए दोनों कंपनियों को बाजार के अनुकूल और प्रतिस्पर्धी बनाया जाएगा। The whole scenario is changing. It is very important that BSNL and MTNL both, their officers become more market oriented so that they compete properly and sell their extraordinary asset from Kedarnath to Kanyakumari. बीएसएनएल और एमटीएनएल की लैंडलाइन सेवा घाटे में है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि बेहतर तकनीक और स्पेक्ट्रम भार कम करके मोबाइल और लैंडलाइन सेवा में सुधार किया जाएगा। रविशंकर प्रसाद ने माना कि दोनों कंपनियों को समय पर जरूरी ढांचा न मुहैया होने के चलते ये घाटे में पहुंची है, जिसे दूर किया जाएगा। सरकार ने दोनों उपक्रमों के मदद के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें बीएसएनएल के 1,411 करोड़ का कर्ज माफ किया गया और करीब 6,724 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी गई। एमटीएनएल को ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस यानी बीडब्ल्यूए स्पेक्ट्रम वापस करने पर करीब 4,534 करोड़ रुपए लौटाए गए। अब सरकार का जोर इन सार्वजनिक उपक्रमों के ढांचे और कार्यशैली में बदलाव लाने का भी है। इससे उन्हें निजी क्षेत्र के मुकाबले खड़ा होने में आसानी होगी। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और आज इस मसले पर कि आखिर जो सरकारी टेलीकॉम कंपनियां हैं उसे दुरुस्त करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, सरकार ने जो आज पैकेज का अनाउंसमेंट किया है उससे कितना फायदा हो सकता है इन कंपनियों को, बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ एनसीपी के नेता डीपी त्रिपाठी हैं। आज उन्होंने राज्यसभा में इस मसले पर सवाल भी उठाए। बहुत स्वागत है आपका त्रिपाठी जी। हमारे साथ इसके अलावा 2 और खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं AK कौशिक जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं टेलीकॉम एग्जीक्यूटिव ऑफ एमटीएनएल के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ हैं मनोज गोयराला जो कि एडिटर हैं टेलीकॉम टाइगर के। आप सभी से चर्चा की शुरुआत कर रही हूँ। इससे पहले मैं
डीपी त्रिपाठी जी, आपके पास आना चाहती हूँ। सरकार ने आज अनाउंसमेंट किया पैकेज का, 5 साल के लिए 39,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया गया है। लेकिन क्या इस पैकेज के अनाउंसमेंट से जो टेलीकॉम कंपनियों की मुश्किलें थीं वो कुछ कम हो पाएंगी? जो आपका सवाल था, क्या उसका कुछ सही उत्तर मिल पाया आपको? सरकार समझ रही है कि इस पैकेज से कंपनियों के घाटे को खत्म करने में मदद मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिर्फ पैकेज से काम होने वाला है। सवाल यह है कि नीति क्या है। टेलीकॉम नीति अभी तक स्पष्ट नहीं हुई है जी। टेलीकॉम पॉलिसी क्या है सरकार की? इन कंपनियों के माध्यम से कैसे उस नीति को आगे बढ़ाया जाए, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जो कंपनियां पिछले 5 वर्ष पहले तक लाभ की कंपनियां थी, वो घाटे की कंपनियां कैसे हो गई जी। उसके कारण में वो बताते हैं स्पेक्ट्रम दे दिया गया, ये हुआ वो हुआ, इस कारण से घाटे हुए, ये बोझ उन पे बढ़ा। तो भी सवाल ये है कि जब आप ये कर रहे थे तो नहीं देख रहे थे कि लाभ की कंपनियां घाटे में कैसे बदलेंगी और उनको लाभ में रखना क्यों जरूरी है। उसी तरह आज भी ये जो पैकेज दिया जा रहा है, पैकेज के साथ पॉलिसी नहीं है। जब तक पॉलिसी नहीं होगी पैकेज के साथ, तब तक इन कंपनियों को अपने पैरों पे खड़ा करना शायद मुश्किल होगा। एक और हाल में सैम पित्रोदा कमेटी बनाई गई थी कि जो सरकारी टेलीकॉम कंपनियां हैं उसे ठीक करने के लिए सुझाव दे, अपनी सिफारिशें दे। उसने कई तरह के सुझाव दिए थे और ख़ास तौर से उसने कहा था कि एमटीएनएल और बीएसएनएल को अगर एक कर दिया जाए, कर्मचारियों की संख्या घटा दी जाए और कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं, जो इस सेक्टर के एक्सपर्ट्स हैं, उनको ले आकर इस कंपनी के जो क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट की बात कही जाती है वो ठीक किया जाए। इस तरह के और भी कई सुझाव थे। उनके सुझावों को क्या मानने से आपको लगता है कि इस सेक्टर में, खासतौर से सरकारी टेलीकॉम कंपनियों के सेक्टर में, कुछ सुधार हो सकता है? जी हाँ, देखिए सैम पित्रोदा को कम्युनिकेशंस की, इस विभाग की बहुत अच्छी समझ है। इसको इस स्तर पर लाने का काम भी सैम पित्रोदा ने किया था वर्षों पहले जी। स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी के राज्य में ये सारा जो कम्युनिकेशन का काम था, इसको बढ़ाने में उन्होंने पूरी योजना बनाई थी, रणनीति बनाई थी और उसे लागू किया था। इसलिए उनको इस क्षेत्र की बहुत अच्छी समझदारी है और इसीलिए उनकी जो समिति है उसने सारी समस्याओं पर विचार करके कुछ सुझाव दिए हैं। उन सुझावों को लागू करने से बीएसएनएल, एमटीएनएल, इन सारी कंपनियों में सुधार होगा, कम्युनिकेशन के पूरे सेक्टर में सुधार होगा। इसके बारे में मैं स्पष्ट हूं। जी, तो आप मानते हैं कि पित्रोदा कमेटी की सिफारिशों को अगर लागू किया जाए तो इसमें सुधार हो सकता है। लेकिन एम्प्लॉयज यूनियन के लोग क्या चाहते हैं? क्या एम्प्लॉयज यूनियन के लोगों को ये जो पित्रोदा समिति ने सिफारिश की थी कि दोनों कंपनियों को मिला दिया जाए, और भी इस तरह की रिपोर्ट्स भी लगातार आती रही कि न सिर्फ एमटीएनएल और बीएसएनएल बल्कि एक और उसके साथ टेलीकॉम कंपनी है जो सरकारी है, आईटीआई, उसको भी अगर मिला दिया जाए तो जो कॉस्ट कटिंग है उसको कम किया जा सकता है, मतलब कॉस्ट कटिंग की जा सकती है और उसके साथ साथ क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए भी काम किया जा सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ का बर्डन ये कंपनियां झेल रही हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, इनका जो सुझाव है पित्रोदा साहब का कि दोनों कंपनियों को एक कर दिया जाए, इस सुझाव से हम लोग पूरी तरह से सहमत हैं कि देखिए आज जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं उनके पास पैन इंडिया कॉन्सेप्ट है, जबकि बीएसएनएल, एमटीएनएल के पास नहीं है। दो जगह, दो मेजर सिटीज़ जो हैं, एक कैपिटल ऑफ द कंट्री एंड कमर्शियल कैपिटल ऑफ द नेशन जो है, वो दोनों अलग अलग हैं। एक अलग है और एक बाकी स्टेट्स अलग हैं। अभी कोई भी आदमी, किसी को कोई सर्विस चाहिए तो उसको दोनों कंपनियों के पास जाना पड़ता है। तो इनका मर्जर जो है, एक कॉस्ट कटिंग तो होगा ही होगा कि दो कॉर्पोरेट सेक्टर्स हम लोग बैठा के बैठे हैं और इनको अगर मर्ज कर दिया जाए तो ये समस्या सुलझ सकती है और ये प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी हो सकती है। और जो दूसरा जो कटिंग ऑफ द स्टाफ है, उसके साथ हम लोग एग्री नहीं करते, क्योंकि बेसिक चीज़ है कि आपका डिप्लॉयमेंट पॉलिसी गलत है। आपका जो मैन पावर है, आपको पता ही नहीं है मैनेजमेंट को उसको यूटिलाइज कैसे करना है। इससे बेहतर ये है कि मैन पावर जो है, जो हमारे पास मानव संसाधन है दोनों कंपनियों के पास, उनका ट्रेनिंग रीट्रेनिंग किया जाए और उनको
कंपनी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तैयार करके उनको यूज़ किया जाए। कॉस्ट कटिंग, क्योंकि सरकारी कंपनी है, आप इनको जो है नहीं, लेकिन मुझे ये बताइए कि बड़ा सवाल ये है कि 5 साल पहले तक जो कंपनियां प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी, उसमें कौन सी ऐसी मुश्किल आई, कौन सा ऐसा सरकारी फैसला रहा जो इतना बाधाकारी बना कि वो लगातार घाटे में पहुंचती चली गई और आज घाटा बढ़कर इस स्थिति में पहुंच गया कि कंपनियां जो है अपना बोझ खुद नहीं उठा पा रही हैं और सरकार को पैकेज देना पड़ रहा है। आज सर सबसे पहला तो इसका कारण है कि सरकार की अपनी कंपनी होते हैं जो लाइसेंस फीस के नाम पर दोनों कंपनियों से, एमटीएनएल से 11,000 करोड़ से ज़्यादा पैसा लिया गया 3G लाइसेंस और BW लाइसेंस के लिए, और BSNL से जो है 18,000 करोड़ के करीब जो है पैसा लिया गया। और इसमें BW लाइसेंस जो है जो 8,000 करोड़ से ज़्यादा BSNL से लिया गया और 4,500 करोड़ से ज़्यादा एमटीएनएल से लिया गया। आप ताज्जुब करेंगे कि ये इसको हमने यूज़ ही नहीं किया आज तक जो है, और इसका जो है इससे एक नया पैसा हम लोगों ने नहीं कमाया आज तक जो। ये ज़बरदस्ती एमटीएनएल और BSNL के ऊपर थोपा गया, जिससे क्या हुआ कि दोनों का, एमटीएनएल का खासकर आपको मैं बता रहा हूँ कि जो कैश रिजर्व है वो भी ख़त्म हो गया, सरकार के पास चला गया। इसके बावजूद सरकार एमटीएनएल को लोन लेके ये पैसा देना पड़ा सरकार को। आज परिस्थिति ये है कि जो भी रेवेन्यू हम लोग कमा रहे हैं उसका मेजर जंग जो है, हम जो लोन लिया है उसके इंटरेस्ट में हम लोगों को देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इसमें सबसे बड़ा जिम्मेवार जो है सरकार की गलत नीति है कि इनके ऊपर जबरदस्ती ये BW का लाइसेंस फीस थोपी गई। ये सरकार की कंपनी, हमसे तो आप ये कह रहे हैं कि अगर लाइसेंस फीस के रूप में इतना पैसा नहीं देना पड़ता इन कंपनियों को तो शायद आज इतने घाटे की स्थिति में नहीं पहुंचती ये घाटे की स्थिति में नहीं होती। एमटीएनएल के ऊपर 2 दबाव पड़े, मैं आपको स्पेसिफिक हाँ। एक तो जो हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, हम लोग गवर्नमेंट कंपनी से यहाँ पर एब्जॉर्प्शन पर आए। हमारी जो पेंशन लायबिलिटी है जैसे BSNL के लिए जो है, इसको जो है एमटीएनएल को नहीं ली गई, एमटीएनएल के ऊपर ये दी गई, जिसकी वजह से एमटीएनएल का जो मेजर लॉस है, अगर अभी आप 2013-14 का जो है बैलेंस शीट देखें, रिवर्सल ऑफ दी प्रोविजन जो है उसके करने के बाद जो है आज कंपनी को 7,000 करोड़ का जो है प्रॉफिट हो गया। अगर ये ब्रॉडबैंड का लाइसेंस फीस आ जाए और ये सब आ जाए तो आपको जो ये 39, लेकिन अभी तो सच्चाई ये है कि उपभोक्ता लगातार आपके घटते जा रहे हैं, तो वो कनेक्शन लेगा कौन? बड़ा सवाल ये है कि जो हमारे देश की जो BSNL और MTNL कंपनियां हैं, दूरसंचार कंपनियां हैं, दुनिया में टेलीकॉम कंपनियों में 7वां स्थान रखती हैं, मतलब 7वें नंबर की कंपनी है जो इतनी बड़ी है, लेकिन उसके जो ग्राहक हैं वो लगातार घटते जा रहे हैं। अगर आपका पुराना अनुभव भी देखा जाए तो एक वक्त ऐसा था जब MTNL के लिए दिल्ली में लोग 2-2 साल इंतजार करते थे कनेक्शन के लिए, और आज अगर MTNL कनेक्शन दे भी देता है तो लोग फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं, उससे फायदा उनको उस तरह से नहीं मिल पाता है। इन कंपनियों की हालत इस तरह की क्यों पहुंची? क्या सिर्फ एक यही नीति थी कि लाइसेंस के रूप में उनको ज्यादा पैसा चुकाना पड़ता रहा, या ओवरऑल सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं गया और इस बीच प्राइवेट दूरसंचार कंपनियां जो हैं वो ज्यादा दबाव डाल के अपने लिए मुनाफा निकलवा पाई? देखिए, MTNL और BSNL की जो बेसिक समस्या है वो ये है कि इनका 55% जो भी ये कंपनियां अर्न करती हैं रेवेन्यू, वो एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे जाता है। 55 से 60%। सैम कमेटी ने भी कहा था कि एम्प्लॉयज़ का नंबर हमें VRS देकर या किसी और तरीके से थोड़ा हम कम करें। इसका मतलब ये है कि अगर 60% आपका टोटल रेवेन्यू एम्प्लॉयज़ की सैलरी में चले गया तो उसके बाद फिर आपको जो कैपेक्स होता है कंपनी में, जो हर साल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है नया इक्विपमेंट खरीदने के लिए और बाकी सर्विसेज इंप्रूव करने के लिए, उसके लिए आपके पास पैसा नहीं होता। पैसा नहीं होगा तो इसका मतलब है कि आपका सर्विसेज की क्वालिटी कम होंगी, और सर्विसेज की क्वालिटी कम होंगी तो ग्राहक आपके पास से भागेगा। और एक तो ये फंडामेंटल जो प्रॉब्लम है एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम, वो BSNL MTNL को आप एक चीज देखिए, भारतीय एयरटेल, आप सिर्फ एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि फंडामेंटल प्रॉब्लम एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम है। दिस इज फंडामेंटल प्रॉब्लम। आप सोचिए ना कि भारतीय एयरटेल का जो एम्प्लॉयज की सैलरी का बिल है वो उनके रेवेन्यू का 5% से भी कम है, और इसका 55% इनका 55 से 60%। मैं इस सवाल को जरा DP त्रिपाठी जी के पास ले जाना चाहती हूँ। त्रिपाठी जी, आप लोग सवाल तो उठा रहे हैं कि इन कंपनियों की स्थिति को दुरुस्त किया जाए, लेकिन जो मुख्य सवाल है जिसकी तरफ मनोज इशारा कर रहे हैं कि फंडामेंटल सवाल ये है कि एम्प्लॉयज का बर्डन इन दोनों कंपनियों पर इतना ज्यादा है कि ये अपने बोझ के तले दबी जा रही हैं। क्या सिर्फ यही एक वजह है या फिर इसके पीछे और भी दूसरे कारण आप देखते हैं?
बहुत कारण है। जहां तक एम्प्लॉइज के प्रेशर का सवाल है, वो है, उसको सैम पेट्रोडा कमेटी ने कहा है कि किस तरह कर्मचारियों की संख्या कम की जा सकती है। उसने उपाय सुझाए हैं और वो एक आवश्यक कदम होगा कंपनियों के आर्थिक स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। लेकिन क्या आप लोग इसके पक्ष में हैं कि एम्प्लॉइज का बर्डन घटाया जाए अगर इन कंपनियों को दुरुस्त करना है तो? हाँ, मैं तो इसके पक्ष में हूँ। अच्छा, और इसके अलावा बिल्कुल, अगर ज्यादा एम्प्लॉई हैं, हाँ, आवश्यकता से अधिक एम्प्लॉई हैं, तो क्यों रहें, उसको तो कम करना चाहिए। हाँ, कोई भी आर्थिक संगति बैठाना किसी कंपनी को चलाने के लिए आवश्यक। हाँ, जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक कंपनियां आर्थिक रूप से बीमार रहेंगी। दूसरी, जो मैंने शुरू में ही कहा था कि एक टेलीकॉम नीति बनाकर उस नीति के अनुसार इन कंपनियों का संचालन होना चाहिए जी। ये कंपनियां कमाने वाली कंपनियां हैं, तो घाटे में क्यों चल रही हैं? उस घाटे की व्यवस्था को दूर करके, और वो सिर्फ पैकेज से नहीं होगा। वो मैंने माननीय मंत्री महोदय को भी कहा कि सिर्फ पैकेज से ये कंपनियां दुरुस्त नहीं होंगी। इनको दुरुस्त करने के लिए ठीक तरह की नीति और एम्प्लॉइज की संख्या कम करना, और उसके साथ साथ नए तरीके, प्रोफेशनल तरीके, जिस तरीके से कंपनियां चलाई जाती हैं, वो करना जरूरी है। मनोज, जैसे कोई भी कंपनी चलती है जी, वो आवश्यक है जी। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर कंपटीशन में लाना है, अगर प्राइवेट कंपनियों के साथ कंपटीशन में लाना है, तो उतने ही कॉम्पिटिटिव माहौल पैदा करना पड़ेगा, उसी तरीके के नीतियां अपनानी पड़ेंगी जिससे कि उसके साथ कंपटीशन किया जाए जो प्राइवेट कंपनियां इस समय मुनाफे में चल रही जी। नहीं, मेरा ये कहना था कि सैम पिट्रोडा कमेटी बनी थी यूपीए 2 में। बिल्कुल बिल्कुल। और ये उसके बाद 2 मंत्री चेंज हो गए, कपिल सिब्बल जी आए और उनसे पहले भी एक वो थे, मंत्री थे। किसी ने भी सैम पिट्रोडा कमेटी को इम्प्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि 2 लाख एम्प्लॉयज बीएसएनएल से हटाना, मतलब 2 लाख में से कम 1.5 लाख तो वो है, हटाने पड़ेंगे। वो उसके लिए आपको एक पॉलिटिकल विल चाहिए। वो पॉलिटिकल विल मेरे को लगता नहीं कि ना वो यूपीए के पास पॉलिटिकल विल अभी एनसीपी के लीडर दिखा रहे हैं। हाँ, इसीलिए मैंने उनके पास सवाल किया था। लेकिन सिर्फ बात यही नहीं है कि एम्प्लॉइज का ही बर्डन है। नहीं, एम्प्लॉइज का नहीं है। दूसरा जो मेन इशू ये है कि पिछले 10 साल में बीएसएनएल के एक डिसीजन में और एमटीएनएल के एक डिसीजन में मंत्रियों ने इंटरफेयर किया। फॉर एग्जाम्पल, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हर जगह रहा। फॉर एग्जाम्पल, जब बीडब्ल्यूए की 4G और 3G की स्पेक्ट्रम खरीदनी थी, तो एमटीएनएल बीएसएनएल की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो खरीद सकें। लेकिन जबरदस्ती प्रेशर डाल के एमटीएनएल ने कर्जा लिया। कर्जा लेने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पैसा दिया ताकि उनका जो वो आता है, फिस्कल बिल आता है, वो थोड़ा पॉलिश हो जाए। ठीक है। दूसरी चीज, जब भी इक्विपमेंट परचेज बीएसएनएल एमटीएनएल में हुआ, 5 साल पहले बीएसएनएल में 20-20 हजार करोड़ के इक्विपमेंट परचेज पर एनएम के हुए हैं। उतने ऑर्डर उन्होंने 20-20 हजार करोड़ के इक्विपमेंट परचेज के ऑर्डर उन्होंने पर एनएम लिए हैं। 10,000 15,000 के तो एक आम बात थी। इन इक्विपमेंट परचेज में भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता था। ये यूपीए के टाइम पे हुआ। हालांकि उनको दूरसंचार से अलग करके एक निजी कंपनी के तौर पर एस्टैब्लिश किया गया था। बिल्कुल ठीक। और उसके बावजूद सरकारी दखल रहा। और सैम पिट्रोडा कमेटी ने यही कहा कि भाई जो इक्विपमेंट परचेज होता है, आप उन्हें अपफ्रंट पैसा मत दो, जैसे प्राइवेट कंपनियां करती हैं कि लीज में लो। जैसे जैसे प्राइवेट कंपनीज अपना, ये जो इक्विपमेंट वेंडर्स हैं, ये अपना परफॉर्म करें, उसी बेसिस पे इनको पेमेंट करो। लेकिन ये बात किसी को सूट नहीं करती थी, तो ये कभी इन्होंने इंप्लीमेंट होने नहीं दिया। जी, न सिर्फ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बात है, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो तो प्राइवेट कंपनी के तौर पर, प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉयज के तौर पर नियुक्त किए गए, लेकिन जो अधिकारी हैं वो दरअसल सरकारी अधिकारी के ही तौर पे काम करते रहे। और ये भी एक मुश्किल रही जिसकी वजह से तालमेल की कमी, सामंजस्य की कमी बनी रही। इसके अंदर देखिए 2 चीज़ है, मैं आपको बताऊँ। जो एम्प्लॉयज़ की संख्या घटाने का, एमटीएनएल का ग्लेरिंग एग्जांपल है। एमटीएनएल का 5,000 करोड़ का लॉस है। आज तक एमटीएनएल के अंदर 3 नॉन एग्जीक्यूटिव वीआरएस आई हैं और 1 एग्जीक्यूटिव वीआरएस आया। मैं इस चीज़ से क्यों डिफर करता हूँ कि देखिए, जब भी वीआरएस आया है, द गुड वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैव गॉन, चले गए वो लोग जो है, क्योंकि वो लोग, पर जो एक्चुअल जो छटनी है वो नहीं हो पाई कंपनी को। उसके बाद भी 3 के बाद जो है कंपनी को
मैन पावर घट गई आपकी, आपका वेजेज एक्सपेंडिचर घट गया, उसके बाद भी कंपनी घाटे में क्यों चली गई? इस पे किसी ने विचार नहीं किया। हर आदमी घूम फिर के एम्प्लॉयज़ के वेजेज पे आता है। वेजेस का जो है, देखिए दो डिफरेंस है प्राइवेट कंपनी के बीच में। प्राइवेट कंपनियों का आपका जो एक्चुअल जो रोल पे जो उनका मैन पावर है वो कम है, पर उनका जो कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर है इट इज फार फार मोर देन व्हाट एमटीएनएल और बीएसएनएल है। देखिए मेरा अपना पर्सनल अनुभव ये है कि एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन लिया, वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन कभी भी ठीक तरीके से काम ही नहीं करता, और अगर वो खराब हो जाए, खुदा न खास्ता अगर मौसम खराब हुआ और वो खराब हो जाए तो 15 दिन से 1 महीने लग जाते हैं उसको बनने में, उससे पहले नहीं बनता है। ये जो 55% उसमें खर्चा हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है और क्या कर्मचारी कर रहे हैं, ये सवाल मेरे समझ से बाहर है। आपका जो ब्रॉडबैंड खराब हो रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा, उसके पीछे क्या है कि एम्प्लॉयज़ काम करना चाहता है। रिसोर्स मैनेजमेंट जो है एमटीएनएल का और एमटीएन का पर्टिकुलरली इतना पुअर है, आप विश्वास करेंगे पिछले जो है 1.5 साल से हम लोगों के पास जो है जॉइंटिंग किट्स नहीं है, हमारे पास जो है मटेरियल नहीं है। आप हमसे एम्प्लॉय काम करना चाहता है, पर एम्प्लॉय को आप ड्रॉप वायर देंगे, आप एम्प्लॉय को इंस्ट्रूमेंट देंगे, आप मॉडम देंगे, तभी तो काम करेगा। आपकी केबल एक बारी बैठ जाती है, फिर उसको ठीक करने में एक तो ये हो गया कि हमारे पास जो है रिसोर्स क्रंच हो गए इसकी वजह से। दूसरी चीज़ जो सिविक अथॉरिटीज़ जो है, सिविक अथॉरिटीज जो परमिशन देती हैं हमको रोड कटिंग वगैरह की जो है, उसमें भी एमटीएनएल के साथ जो है दूसरे तरह का व्यवहार किया जाता है। सरकारी कंपनी होने के बावजूद आप विश्वास नहीं करेंगे, हमको परमिशन लेने के लिए एड़ी चोटी का पसीना लगा जाए, उसके बाद भी नहीं मिलता। पैसा देने के बाद प्राइवेट कंपनीज को दे आर गिविंग ए प्रिविलेज। क्यों ऐसा भी होता है? भाई देखिए बेसिक चीज़ क्या है कि एमटीएनएल में अगर 60% रेवेन्यू एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे चले गया, अभी तो आप 55 कह रहे थे, आप 60% चले गए। नहीं 55 से 60 के बीच में, नहीं 55 से 60 के बीच में है। बीएसएनएल का 55 है, एमटीएनएल का ज़्यादा है। एमटीएनएल का नियरली 60 होगा। तो अगर ये इतना एम्प्लॉयज़ की सैलरी पे चले गया तो आपके पास कैपेक्स में, जैसे इन्होंने अभी बोला कि मटेरियल खरीदने के लिए मटेरियल नहीं है हमारे पास, तो मटेरियल खरीदने के लिए पैसा नहीं होता है। एमटीएनएल में दूसरी जो समस्या ये भी है कि उसके ऊपर खर्चा बहुत ज़्यादा है। आप देखिए कि 2010 के बाद जो है, जब से ये जो है आपका 12,000 करोड़ रुपया सरकार ने लाइसेंस फीस के लिए है, उसके बाद से ये सब चीज़ें आई। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो जुडिशियस इन्वेस्टमेंट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, बहुत सारा पैसा जो है एमटीएन का इस जंग से लग गया। नियरली आपको मैं बता रहा हूँ 800 करोड़ रुपया एमटीएन का ऐसा लगा कि उससे 8 रुपया रेवेन्यू नहीं आ रहा, उसको कोई आदमी चेक नहीं करता। नहीं, लेकिन आपका सबसे ज्यादा जोर ये है कि अगर लाइसेंस फीस नहीं लगती तो शायद एमटीएनएल की आज ये हालत ना होती। देखिए ना, आप ये नहीं मानते हैं कि सरकार का जो बर्डन एम्प्लॉयज की सैलरी पे जा रहा है वो एक बड़ा इशू है। लेकिन बात ये है कि एक तरफ प्राइवेट जो दूरसंचार कंपनियां हैं वो लगातार फ्लरिश करती जा रही हैं, लगातार वो अपने पांव जमाती जा रही हैं और गाँव-गाँव शहर तक पहुंचती जा रही हैं। मैं डीपी त्रिपाठी जी, एक राजनीतिक सवाल है, जब नई सरकार आई तो बार बार ये वादे करते हुए आई कि हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन गांव-गांव तक पहुंचाएंगे और छोटे से छोटे गांव में बैठा हुआ आदमी भी इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड रहेगा, टेलीफोन और टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू कनेक्टेड रहेगा। ये कैसे किया जाएगा? अगर हम अपनी दूरसंचार कंपनियों को दुरुस्त नहीं करेंगे तो क्या प्राइवेट कंपनियों के भरोसे हम ये करेंगे? क्या दुनिया में कोई इस तरह का उदाहरण है, किसी देश ने ऐसा किया है कि वो प्राइवेट कंपनियों के हाथों में अपना सब कुछ सौंप दे? यह जब तक ये कंपनियां हैं, बीएसएनएल है जो गांव-गांव में जा सकता है, जिसके अंदर वो क्षमता है कि उस कंपनी को देश के सुदूर क्षेत्र में भी, अभी भी तमाम क्षेत्रों में काम कर रही है, तो उसको और कार्यकुशल बनाकर उसको बढ़ाया जा सकता है। लेकिन उसको घाटे से निकालना पड़ेगा, उसको सक्षम बनाना पड़ेगा। और जब जब मैं टेलीफोन की बात सुनता हूं तो मुझे एक भारत के बहुत पहले के संचार मंत्री की याद आती है, वीर बहादुर सिंह जी, जिन्होंने यही सैम पेट्रोडा उनके सामने आए थे, तब वो सलाहकार थे। तो उनसे बातचीत करने में वहां मैं उपस्थित था। उन्होंने उनसे पूछा कि ठीक है, आप टेलीफोन हर गांव में पहुंचाना चाहते हैं तो टेलीफोन करने में कितना पैसा लगेगा? उस समय उन्होंने कहा था 2 रुपया लगेगा, आजकल तो सस्ता हो जाएगा और भी। तो खैर, तो उन्होंने कहा कि 2 रुपया देके फोन कौन करेगा? फिर उन्होंने बुलाया, सेक्रेटरी डाकखाना को बुलाइए, पोस्ट एंड टेलीग्राफ के सेक्रेटरी को बुलवाया और कहा कि भाई भारत में कितने गांव हैं जहां डाकखाना नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ चिट्ठी नहीं पहुंचाता, चिट्ठी तो जाती ही है, वो बैंक का भी काम करता है, वो संदेश भी देता है
वहाँ मनी ऑर्डर भी पहुँचता है, सिर्फ वही नहीं पहुँचता। जी। तो पैसे से लेकर जो नौकरी पेशा लोग हैं, दूर रहते हैं, पैसे से लेकर और चिट्ठियों से लेकर तमाम काम डाकखाना करता है। तो उन्होंने कहा कि टेलीफोन के पहले डाकखाना जरूरी है गांव में। तो वो मुझे आज भी याद आता है कि उन्होंने कहा कि टेलीफोन कैसे कौन करेगा। टेलीफोन की एक अलग संस्कृति है और अब हालांकि स्थितियां बदल गई हैं। आज आधुनिक युग में डाकखाने से ज्यादा जरूरी टेलीफोन हो गया है। बहुत सारे काम जो डाकखाने पे हुआ करते थे वो टेलीफोन के जरिए आसान हो गए हैं। यहाँ तक कि लोग अपना बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी टेलीफोन के जरिए कर रहे हैं। लेकिन आप किसी भी दूर दराज के इलाके में चले जाइए, MTNL या BSNL का फोन ले लीजिए, आप उससे पूरी बात अपने जिससे भी करना चाहते हैं, संबंधी से या दोस्त मित्र से, पूरी बात आप नहीं कर सकते। तो वही मैं कह रहा हूं कि अब स्थिति बदल चुकी है। नहीं, बदल चुकी है स्थिति। इसलिए फोन के विषय में टेलीफोन को एकदम सुदूर क्षेत्रों में गांव तक ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है एक और सवाल है त्रिपाठी जी, एक और सवाल है, मैं अपने इन दोनों गेस्ट के पास आऊं उससे पहले एक और सवाल है, क्या आपको लगता है कि दरअसल ये जो है प्राइवेट कंपनियों के बढ़ते रुतबे की वजह से भी सरकारी कंपनियां लगातार पीछे चलती जा रही हैं और कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई ना कोई किसी न किसी रूप में, जिस तरफ कौशिक जी इशारा कर रहे थे कि पॉलिटिकल हस्तक्षेप है, प्राइवेट कंपनियों ने उनके सहारे या कहीं बैकडोर से अपना रुतबा इतना बढ़ा लिया है कि वो जो सरकारी कंपनियां हैं उनको आगे नहीं बढ़ने दे पा रही हैं? देखिए, जब ये अप्रोच है अमृता के मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, तो जाहिर है कि सरकारी कंपनियों का रुतबा कम होगा, प्राइवेट कंपनियों का रुतबा बढ़ेगा और प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से बहुत से सुधार, बहुत से विकास करने की कोशिश की जाएगी। आपको डर लग रहा है और ये एक तरफ इशारा भी कर रहे हैं कि राजनीतिक उसका हल हो सकता है, इस रूप में निकाला जाए। लेकिन बड़ा सवाल यही है, एक तरफ उन्होंने इशारा किया, आपने भी इशारा किया कि राजनीतिक हस्तक्षेप होता रहा है और इस हस्तक्षेप की वजह से भी इन कंपनियों का ये हाल हुआ है। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इसके पीछे क्या प्राइवेट कंपनियां अपना जो दबदबा बढ़ा रही हैं हर जगह, हर क्षेत्र में, उसका असर यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है? प्राइवेट कंपनियों ने कई बार स्पेक्ट्रम को लेकर भी, स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं, तो उस क्षेत्र में भी प्राइवेट कंपनियों ने अपना दबदबा बढ़ा लिया और इस वजह से जो सरकारी कंपनियां हैं वो पिछड़ रही हैं। नहीं, देखिए, प्राइवेट कंपनी का तो काम ही है कि वो अपना नेटवर्क बढ़ाएंगी, अपना सब्सक्राइबर बेस बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि पॉलिसी उनको फेवरेबल हो। तो उसमें तो कोई वैसी बात नहीं है। नहीं, मेरा सवाल ये था कि जो सरकारी नेटवर्क्स हैं, जो टावर्स हैं, कई बार उनके इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठते रहते हैं कि प्राइवेट कंपनियां उनका इस्तेमाल कर लेती हैं। मेरे को लगता नहीं कि ये एक बहुत बड़ा इशू है। मेजर इशू अभी भी यही है कि अगर BSNL और MTNL की हालत सुधारनी है तो मतलब जो पिछले 5 साल में हुआ, पिछले 10 साल में बल्कि मंत्रियों का, मिनिस्ट्री का जो इनके हर रोज का जो कामकाज था, उनमें उनकी दखल अंदाजी रही। एक तो वो अपने आप को बिल्कुल ही अलग रखें, पॉइंट नंबर 1। इन कंपनीज को एक प्रोफेशनल कंपनीज की तरह चलने दें। दूसरा, एम्प्लॉयज़ की जो समस्या है, एम्प्लॉयज़ की समस्या इनको DOT से मिली है। पहले BSNL इसका पार्ट था DOT का। तो ये समस्या भारत सरकार की है जो कि BSNL के ऊपर है। भारत सरकार इस समस्या को अपने तरीके से सुलझाए, या तो किसी और कंपनी बना के उनको शिफ्ट करे या उनको ट्रेनिंग करके कुछ करे, लेकिन BSNL की बैलेंस शीट में से जब तक वो लोग बाहर नहीं निकलेंगे तब तक ये कंपनी कभी ठीक नहीं हो सकती। ये कंपनी ठीक कैसे हो सकती है? देखिए, सिर्फ पैकेज से तो ठीक नहीं होगा, काम करके तो दिखाना ही पड़ेगा। आपको मैं अभी भी बता रहा हूँ। देखिए, मैंने आपको एक एग्जांपल दी, ये जो बार बार मैन पावर के ऊपर जो आके जो है खर्चे पे आता है, ये चीज़ एक्चुअल कारण नहीं है। एक्चुअल कारण है एक तो सरकार की नीतियाँ। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है, अभी आप उठा के देखिए कि सरकार ने लाइसेंस फीस के नाम पर, MTNL का आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। वो तो हो गई सर बात, लाइसेंस फीस की तो बात हो गई। आपने बार-बार ये उठाया कि लाइसेंस फीस सरकार, अगर बनाम कर्मचारी की बात। MTNL को पर्टिकुलरली और BSNL को हमको मदद की जरूरत है, पर मेन चीज़ है एक तो हमको लिबर्टी के साथ काम करने दिया जाए। दूसरी चीज़, एक जो आपने अभी सवाल उठाया था कि अभी भी MTNL BSNL में बहुत सारे ऐसे लोग काम कर रहे हैं जो MTNL के एम्प्लॉयज़ नहीं है, BSNL के नहीं है, पर वो ऑन डेपुटेशन काम कर रहे हैं।
वो भी एक झगड़े का विषय है जो है, वो भी एक एफिशिएंसी को करता है। दूसरी चीज, प्राइवेट कंपनियां जो हैं बहुत सारे ऑफिसर्स को जो अट्रैक्ट करती हैं पोस्ट रिटायरमेंट। कई बार ऐसा महसूस किया गया है कि कुछ लोग आकर यहाँ पर जो है अपना पोस्ट रिटायरमेंट फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए समटाइम दे प्ले इन दी हैंड्स ऑफ द प्राइवेट ऑपरेटर। और सिविक अथॉरिटीज तो मैंने आपको बताया ही है कि सिविक अथॉरिटीज जो है हमारा पैसा देने के बाद भी जो है हमको परमिशन नहीं मिलती। तो ये आइडेंटिफाइड हैं कि समस्याएं ये हैं। उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में नई सरकार जो है इन समस्याओं पे गौर करेगी और आपकी कंपनियों के यानी BSNL और MTNL जो सरकारी दूरसंचार कंपनियां हैं उनकी समस्या को दूर करने में उसे कुछ कर्मचारियों को सफलता हासिल होगी। कर्मचारियों को अगर आप सामान दें, इक्विप दें, आपको आज मैं यहाँ से आपके प्लेटफॉर्म से विश्वास दिलाता हूँ कि जो आपको ये समस्या है भाई एक बारी खराब होके जाए, आप एक बारी हमको उम्मीद है कि सरकार न सिर्फ पैकेज बल्कि कर्मचारियों के आप जैसे नेताओं से मुलाकात करेगी और आपकी भी समस्या पे गौर करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और ये थी आज की हमारी पहली खबर।